Hello students, welcome to the series of UPSC Prelims Economy questions from past 20 years। और आज के सेशन में हम 2001 के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पे हम अभी तक की वीडियोस में जैसा कि हमने एक पैटर्न समझने की कोशिश की है क्लियरली, साथ ही साथ हमने पैटर्न में दो चीज़ें देखी हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है और टॉपिक का पैटर्न क्या है, हमने वो देखने की कोशिश की ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिले कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट कि हमने ये सीरीज़ 1995 से स्टार्ट की है, आप वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन वील कैरी ऑन फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर ओनली। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे बियॉन्ड व्हाट यू हैव लर्नड, अगर आप क्वेश्चन में से उसको तोड़ना चाहते हैं, उसका आंसर पे पहुंचना चाहते हैं, तो क्या वेरियस तरीके हो सकते हैं। शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स अननेसेसरी गेसिंग के बेसिस पे नहीं, एक ब्रॉड आइडिया लेके कि कैसे मैनेज हो सकता है, उस पे हम फोकस करेंगे। ऑन दिस वेरी नोट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल मार्केट का है और आपको फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चन का प्रोमिनेंस जो है ना 2000 के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट का एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता हुआ, और ये जो क्वेश्चन है क्लियरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे आंसर जो है देख पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है मार्केट बोरिंग, देन ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू आरबीआई। विच ऑफ दीज इज आर कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। इंटरनल डेट का मतलब देश के विदिन से लिया हुआ डेट, मतलब डोमेस्टिक डेट है, आपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर से ही ये पैसे जो हैं उठा रखे। ठीक है, अब मार्केट बोरिंग की बात करें तो करेक्ट, इंडियन इकोनॉमी में अगर मार्केट से आप फंड्स रेज कर रहे हैं, बॉन्ड्स बेच के कर रहे हैं, सिक्योरिटीज बेच के कर रहे हैं, अपने एसेट्स बेच के कर रहे हैं, तो दैट इज वेयर इंटरनल, राइट। देन वी हैव ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इशू करता है आरबीआई, बट किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिकली मनी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट टर्म है इसलिए मनी मार्केट का पार्ट है, और गवर्नमेंट इससे पैसा लेती है लोगों से ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट। और ट्रेजरी बिल की जब मेच्योरिटी हो जाती है, चाहे वो 91 डेज हो, 182 डेज हो, राइट, या यहाँ पे 364 डेज हो, राइट, इन अलग अलग डे की मेच्योरिटी के बिल्स आते हैं। तो ये भी इंटरनल मार्केट में आरबीआई इशू करता है। तीसरा, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई। जो स्पेशल सिक्योरिटी अलग से आरबीआई इशू करेगा वो भी इंटरनल मार्केट के लिए होगा, इंटरनल डेट ही होगा। तो यहाँ पे तीनों जो है वो एप्लीकेबल है। अब ये तीनों चेक करने के बाद हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे आंसर जो हमने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट से निकाला है उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपके सामने डी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको इंटरनल डेट का मतलब नहीं पता है, राइट, या फिर किसी रीज़न से आपको मार्केट बोरिंग, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज़ का मतलब नहीं पता है, तो इस आंसर पे आना काफ़ी मुश्किल काम है। तो यहाँ पे आपको क्लियर चीज़ पता चल जाएगी कि स्टैटिक का कॉन्सेप्ट जो है गेम चेंजर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कॉन्सेप्ट रूटेड होंगे, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आप वो यहाँ पर +2 बड़े कॉन्फिडेंटली लेकर जाएंगे, राइट। इस नोट पर हम फर्स्ट को कंक्लूड करते हैं, फर्स्ट का आंसर जो है वो डी है। सेकंड पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्सेस क्या है, टैक्सेस आर एन इनवॉलेंट्री पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई तरह के टैक्सेस दिए हुए हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, 4 यहाँ पे टैक्सेस के टाइप दिए हुए हैं और पूछा गया विच ऑफ दीज इज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सवाल ये उठता है, टैक्स तो हमें समझ में आ गया कि एक इनवॉलेंट्री पेमेंट है, बट मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है टैक्सेशन से, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है
बेसिकली जिस पे ये लेवी किया गया है उसी से ये कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सेम पर्सन और एंटिटी। ठीक। बट जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो लेवी किसी और पे होता है और ये पास ऑन होके कलेक्ट जो है किसी और से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट टैक्स में हम देखते हैं इनकम टैक्स। मान लीजिए मेरी सैलरी है और मेरी सैलरी जो है वो टैक्स ब्रैकेट में आती है और मुझे उस पर एक सर्टेन परसेंट का इनकम टैक्स देना है, तो वो मेरे से ही कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए जीएसटी लग रहा है और जीएसटी लेवी किया गया है एक गुड पे। अब वो गुड दे दिया गया होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, तो जीएसटी आखिर में भरेगा कौन? कंज्यूमर। लेवी किसी और पे किया गया था, पे कोई और कर रहा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब कॉरपोरेशन टैक्स जो है, जो कॉरपोरेट प्राइवेट फर्म होगी उनको अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देना होता है, तो वो वही एंटिटी देगी, तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पे जैसे ही वन गलत हुआ, दो ऑप्शन तो आपके चले गए क्लियरली, ठीक है। दूसरा आते हैं कस्टम्स ड्यूटी पे। जब भी कोई गुड या सर्विस इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है या जा रहा है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। अब गुड जो है मान लीजिए आपने मंगाया है, ठीक है, और उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई, तो वो जो रिटेलर है वो पे नहीं करेगा, ये ड्यूटी आप पे करेंगे, ठीक है। तो लेवी किसी और पे हो रहा है, दे कोई और रहा है, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेकंड करेक्ट होते ही हमारे पास दो ऑप्शंस क्लियर आ गए यहाँ पे। थर्ड पे आते हैं वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ मेरी है तो टैक्स भी मैं ही दूंगी, इवन दो एट प्रेजेंट ये अबॉलिश्ड है, बट 2001 के कॉन्टेक्स्ट में वेल्थ जिसकी है टैक्स वही देगा, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स है। तो थर्ड कैंसिल हुआ, जैसे ही थर्ड कैंसिल हुआ हमारा यहाँ पे आंसर जो है आ गया, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने यहाँ खिचड़ी हम पका रहे हैं, ये हम अपने कॉन्सेप्ट से पका रहे हैं। अगर आपको टैक्स नहीं पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन में आंसर निकाल पाना थ्रू अ ट्रिक वो भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये दो क्वेश्चन से आई थिंक कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो री इंस्टेट हो रही है क्लियरली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The new series of wholesale price index WPI, wholesale price index, is one of the index to understand the price change or the level of inflation in the economy, ठीक है। द न्यू सीरीज इस, अब इसकी नई सीरीज 2001 के कॉन्टेक्स्ट में है, याद रखिएगा, रिलीज की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज विद रेफरेंस टू द बेस प्राइसेस ऑफ। अब मतलब नई सीरीज आई है तो बेस ईयर जो है वो चेंज हुआ है, और बेस ईयर जो है वो किन ईयर का है हमसे यहाँ पे क्लियरली पूछा गया। अब यहाँ पर इससे पहले WPI का जो बेस ईयर था दैट वाज 1981-82, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब 81-82, अब ये 2001 का क्वेश्चन है। अब कई बच्चे ना इसमें गेसिंग में चले जाएंगे कि रीसेंट तो ये लग रहा है, बट अगेन दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपके करंट अफेयर्स से आ रहा है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा तो आपके पास ये आंसर होगा। यहाँ पे इस चीज़ से आप गैम्बल नहीं कर सकते ट्रिक से कि अच्छा ये ट्रिक लगा लेते हैं वो कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हाँ आप चॉकआउट कर सकते हैं, जैसे कि 1981-82 पहले WPI सीरीज़ का था, तो आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा और ये बोल रहे नई आ गई, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1993-94। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट इन्वॉल्व है करंट अफेयर से रिलेटेड। अर्लियर बेस प्राइस 1981-82 था। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो WPI की नई सीरीज आ चुकी है और इसका बेस ईयर 2011-12 है। ओके, इट्स गिवन हियर। लेटेस्ट बेस ईयर क्या है? 2011-12। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी क्लियरली बता दूँ कि एट प्रेजेंट यहाँ पर जो हम इन्फ्लेशन का लेवल ऑफ इन्फ्लेशन चेक करते हैं एट द होलसेल लेवल, सिर्फ उसके लिए WPI यूज़ होता है, पूरी इकोनॉमी के लिए WPI नहीं यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लिए हैं। एक क्वेश्चन आपका टैक्सेशन से आ चुका है,
एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर इन्फ्लेशन से आ चुका है, इंडेक्सेस से, और पहला क्वेश्चन जो था हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका फाइनेंशियल मार्केट से आ चुका था। एक वाइड कवरेज आपको मैक्रो में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो का एक और बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब इसमें बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक हमारा सेंट्रल बैंक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और आपको ये देखनी है, तो हम देख लेते हैं इन स्टेटमेंट्स को। इट इज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आरबीआई जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है। इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी कंट्री की मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसका कार्यभार आरबीआई के पास है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आरबीआई है, इवन इन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो। तो यहां पे भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोरोइंग प्रोग्राम हो, चाहे यहां पे सिक्योरिटीज मैनेज करना हो, ये सभी आरबीआई देखता है, क्योंकि आरबीआई सिर्फ बैंकर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। तो यहाँ पे सारी हैंडलिंग जो है यहाँ पे आरबीआई के पास है रिगार्डिंग बोरोइंग प्रोग्राम। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिकम्स ऑल्सो करेक्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिख रही है। इसके बेसिस पे हम ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें हमारा आंसर सीधा साधा बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। अब इसमें कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी अगेन 2001 के कॉन्टेक्स्ट में है, फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट जो है फॉर्मली 2016 में एमपीसी आया है, बट उससे पहले भी इसका कार्यभार आरबीआई के पास ही था। ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी कोई और एजेंसी देखती थी, सेंट्रल बैंक ही देखता था हमारा। तो यहाँ पे ये की कंपोनेंट्स जो है अगर आपने पढ़े नहीं है तो आपको ये रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे, ये इसका बेनिफिट है, आपको जानने को मिल रहा है कि क्या क्या की कंपोनेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। एंड अगेन इट इज इन्फो बेस्ड क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्सेप्ट आपके स्टैटिक पोर्शन में आपको मिल जाएगी और आपके पास होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। Financial sector reforms, again this is a factual current affairs based question। कमिटीज जो है हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रही है। अभी भी यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रिपेयर इम्पॉर्टेंट कमिटीज, उनके रिकमेंडेशंस। ओवरऑल सिर्फ प्रीलिम्स में तो बहुत काम आएंगे ही आएंगे, ओवरऑल भी आपके काम आएंगे, क्योंकि ये रन जो है सिर्फ प्रीलिम्स तक का नहीं, उसके आगे का भी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? आबिद हुसैन कमेटी, भगवती कमेटी, चलिया कमेटी और नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। नरसिम्हन कमेटी जो है यहाँ का आंसर है, क्योंकि आबिद कमेटी जो है वो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रेड एक्सपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पर चलिया कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है, काफ़ी बढ़िया रिकमेंडेशन थे और इसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर 2001 से पहले भी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। अब नरसिम्हन कमेटी ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बताए, काफ़ी बढ़िया रिकमेंडेशन थे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर देना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो कम कर देना चाहिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक को अपने पास रखना होता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स, और कहाँ रहता है? ये बैंक के पास रहता है। कैश रिजर्व रेशियो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो यहाँ पे आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है बैंक्स को। साथ ही साथ इन्होंने बात की कि लिबरलाइज करना पड़ेगा ब्रांच लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है, प्रॉपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स बैंक्स के लिए लाने पड़ेंगे ताकि उनका जो एसेट्स हैं वो उनके यहाँ पर एडवांसेस और लोन्स के हिसाब से हो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं
लोन्स जो हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे उनको एड्रेस किया जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई। नरसिम्हन कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज। जैसा कि मैंने कहा, चिल्हा कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी, भगवती कमेटी ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड बैरियर से रिलेटेड थी, और आबिद हुसैन कमेटी ट्रेड एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड थी। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये आपको पता होगा तो आप आंसर पे पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें वो देखना है। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस टर्नओवर, लेबर फोर्स, पावर कंजम्पशन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। विच ऑफ दीज डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हमें किसी इंडस्ट्री का नेचर और साइज पूछना है, देखना है, तो हम इनमें से कौन से फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यस, इट विल डिटरमाइन डायरेक्टली द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कि भाई उसमें इनपुट क्या है। सिंपल भाषा में बोले, बिजनेस टर्नओवर, बिजनेस टर्नओवर इज मोर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, आई वुड से। आउटपुट वाली बात हो गई। इसमें नेचर का पता लगाना और साइज का पता लगाना बिजनेस टर्नओवर से मुश्किल है। नेचर और साइज जो है ये बिजनेस टर्नओवर से पता नहीं चल सकते। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसका नेचर पता करने में पता चलेगा। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और साइज बाय द अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स दिस इज इन्वॉल्व। एंड पावर कंजम्पशन, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एनर्जी कंजम्पशन क्या है, उससे नेचर और साइज का अगेन आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्लियरली डिटरमाइन करेंगे नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। और यहाँ पर 1, 3 एंड 4 वाला भी एक ऑप्शन दिखना चाहिए हमें। क्या हमें ये ऑप्शन दिख रहा है? हाँ जी, हमें ऑप्शन दिख रहा है 1, 3 एंड 4 का, दैट इज ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगेन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, यहां पर आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि आप इंडस्ट्री का डेफिनेशन बताएं, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के फैक्टर्स कौन हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका नेचर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका साइज इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी लोकेशन इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर पे अराइव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज से आता हुआ दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंक्रीज, पहला स्टेटमेंट है देयर वाज एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1999 एंड 2000। ठीक है, द पीरियड विटनेस्ड अ स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस सेंटिमेंट। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। तो यस, मैं कहूँगी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो आपको इस दौरान इंक्रीज डेटा में भी देखने को मिलेगा, आप डेटा चेक कर सकते हैं। पीरियड में स्टेबल एक्सचेंज रेट रहा जिससे बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, ये बात भी सच है। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या ये दोनों रिलेटेड है, और ए का एक्सप्लेनेशन आर है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे देखें, आप मुझसे बोलें, मैं वो आपसे बोलूँ कि देयर वाज एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1999 टू 2000, आप मुझसे पूछो वाई, मैं बोलूँ बिकॉज उस टाइम पे स्टेबल एक्सचेंज रेट था और बिजनेस सेंटिमेंट जो है ना इंप्रूव हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। सो दिस मेक सेंस, दिस इज रिलेटेड एंड दिस इज अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1999 से 2000 की ड्यूरेशन में एक्सचेंज रेट की जो वॉलेटिलिटी थी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इससे पहले 2 साल यहाँ पे थोड़ा सा हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला था। अगर हम जैसे कि बात की मैंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर इसमें ग्रोथ जो है 6.2% थी, उससे पहले ही साल इट वाज जस्ट 3.7%। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रुपये जो है 2.9% से एनुअली डेप्रिशिएट कर रहा था, एंड यहाँ पर इस ड्यूरेशन में ये जो है थोड़ा स्टेबल हमें देखने को मिला, जिसको हम क्रेडिट कर सकते हैं, जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली जो है हमारा ए आ रहा है। अगर आपको ये ट्रेंड का आइडिया हो, अगेन दिस इज डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अब आपसे तो 1999 का पूछेंगे नहीं, बट रीसेंट टाइम का आपको डेटा का एक क्लियर आइडिया जो है होना चाहिए, राइट। यहां से आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। पहला,
अंत्योदय अन्न, दूसरा ग्राम सड़क योजना, तीसरा सर्वप्रिय, एंड देन वी हैव ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो जवाहर समृद्धि योजना, क्योंकि ये उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है, तो दिस इज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई नो 1999 में लॉन्च हुआ था। एज वेल एज आई नो यहाँ पर कि अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न जो है वो 2000 में लॉन्च हुआ था। तो फोर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए और फर्स्ट जो है होना चाहिए, अगर हम आंसर पे अराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2000। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो आप काफ़ी क्लोज हैं जब आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट आपका करंट अफेयर का जो पॉइंटर है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। आप अपने करंट अफेयर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली रिवाइज करें, रिव्यू करें टाइमली, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस में कई जगह कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 जीरो डाउन किया। सर्वप्रिय जो है इसके बारे में हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो, बता दूं कि 2000 में नहीं था, तो यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च इन 2000, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको भी लॉन्च किया गया था 2000 में। इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना दैट वाज 1999। तो यहां पर हमें क्लियरली आंसर मिल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है आंसर ए है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया गया है नेचुरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम से। अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे भी आप +2 आराम से लेकर जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड है, अगर आपका रेडी होगा तो ये पता होगा कि ये 1999 का है। तो यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। इंटेंट क्या था कि इंश्योरेंस कवरेज देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फार्मर्स को फॉर क्रॉप फेलियर, अगर नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट या डिजीजेस की वजह से होता है। और इसका ब्रॉड कवरेज था बहुत, फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सब इंक्लूडेड थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइजेस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स for maintaining the PDS public distribution system and for building up buffer stocks is known as। अब कई बच्चों का यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते ही एकदम तारे जगमगा जाएंगे और ये जल्द से जल्द ये जो है यहाँ पर पहुँचेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। बट आपको याद रखना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फॉर सपोर्टिंग द फार्मर। अगर गवर्नमेंट फार्मर सपोर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और बफर स्टॉक के लिए जा रही है, तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइजेस हैं। एमएसपी अनाउंस होता है फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए अनाउंस नहीं होता है। गवर्नमेंट के लिए वो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है, एमएसपी इज फॉर द फार्मर्स। तो यहाँ पे बिफोर एनीबडी जंप्स टू द कंक्लूजन आई वुड सजेस्ट कि बाकी ऑप्शन भी देखना ज़रूरी है। इशू प्राइस और सीलिंग प्राइस तो नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा, बट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आर द प्राइसेस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स। जबकि आप एमएसपी की बात करेंगे तो ये वो प्राइसेस है जो गवर्नमेंट सेट करती है ताकि फार्मर्स को मिनिमम प्रॉफिट मिले अपने हार्वेस्ट के लिए। इशू प्राइसेस वो प्राइसेस जिस पे फूड ग्रेन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिए जाते हैं, और सीलिंग प्राइसेस बेसिकली वो मैक्सिमम प्राइसेस हैं जिस पे कोई सर्टेन गुड बेचा जा सकता है, और ये गवर्नमेंट यूज करती है ताकि लोग ओवर चार्ज ना करें। तो यहाँ पे जो सारे ही टर्म्स हैं वो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से थोड़ी थॉटफुल रीडिंग देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ कंट्री इज सेट टू बी इन अ डेट ट्रैप। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है, टर्म इन न्यूज, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज। अब हम देखिए यहाँ से थोड़ा सा 2002 के क्वेश्चंस की तरफ भी आ गए हैं, बिकॉज लिमिटेड क्वेश्चंस ही 2001 में। टर्म्स इन न्यूज,
डेट ट्रैप क्या है? कंट्री को अगर हम कह रहे हैं डेट ट्रैप में, तो कौन सी सिचुएशन है हम पढ़ लेते हैं. इट हैज टू अबाइड बाय द कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय आईएमएफ. अब देखिए, अगर आपने आईएमएफ से किसी तरह का लोन लिया हुआ है तो आपको वो कंडीशनैलिटीज जो है फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे आप डेट ट्रैप में हैं या नहीं है. तो अगर आईएमएफ से आपने बोरोइंग कर रखी है तो वो अपनी कंडीशनैलिटीज प्लेस करेंगे. ठीक है, ये तो बहुत वैलिड नहीं लग रहा है, मतलब पार्शियल, या मुझे तो इनवैलिड ही लग रहा है. ठीक है, दूसरा आता है, इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स टू गो ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स. अब मान लीजिए मेरा 100 रुपए का लोन है. ठीक है, मैं इसमें से तो 1 रुपए भी मैंने नहीं चुकाया है, बट हर महीने मुझे 3 रुपए जो है इंटरेस्ट देना है, और ये 3 रुपए देने के लिए भी मैं किसी से उधार ले रही हूँ. तो ये 3 रुपए भी एक तो ऐड हो रहा है मेरे डेट में, और डेट कम भी नहीं हो रहा है, तो मैं फर्दर इसके ट्रैप में फंसती जा रही हूँ. तो ये तो बहुत क्लासिक डेफिनेशन हो गई डेट ट्रैप की, तो मुझे तो ये बहुत सही लग रहा है. देन आगे बढ़ते हैं. इट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड लोन्स और एड बाय क्रेडिटर्स अब्रॉड. अगर आपको लोन्स या क्रेडिटर्स लोन्स जो है या फिर एड है वो फॉरेन से नहीं मिल रहा है, तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि आप डेट ट्रैप में हो. यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के अलावा एकदम नॉर्मल होके सोचने की कोशिश कर रहे हैं. आपका पॉलिटिकल क्योस हो सकता है या इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक डेट ट्रैप में. लास्ट, द वर्ल्ड बैंक चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट on outstanding as well as new loans. If you're not in the condition to pay, then why will they charge? तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट है, सबसे लॉजिकल आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट ही यही है. यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपको डेट ट्रैप का मतलब नहीं पता तो भी आप इस स्टेटमेंट पे देख कर अराइव हो सकते हैं. बट बिफोर वी गो अहेड एंड मार्क आवर आंसर, डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन. ठीक है, इट इज अ कंडीशन in which you are not able to come out of the vicious cycle of the borrowing amount. ठीक है, आप वो खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं. अब इन सारे सिचुएशन में अगर आप कहें, इन सारी सिचुएशन में आप कहें तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है? बी ही तो ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको फर्दर बोरो करना पड़ रहा है सिर्फ इंटरेस्ट रेट देने के लिए. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी हो जाता है, जिसकी वजह से डेट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जाती है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ग्लोबल कैपिटल फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 90s. मतलब ऑल अक्रॉस द ग्लोब से कैपिटल फ्लोज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा बढ़ गए थे, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द 1990s. इन द व्यू ऑफ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस, विच टाइप ऑफ इनफ्लो इज गुड फॉर होस्ट कंट्री? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. अगेन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन. ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो. ये कह रहे हैं ग्लोबल, पहला तो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल कैपिटल आउटफ्लोज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में 1990s में बढ़े, और ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको कौन सा इनफ्लो लग रहा है जो होस्ट कंट्री के लिए गुड है. अगर के आप ये स्टेटमेंट छोड़ दो, मान लो कई बच्चे बोलेंगे मैम ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हमें नहीं पता है, लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस हमें नहीं पता है. कोई बात नहीं, नहीं पता है, तुम इतना देखो कि कौन सा इनफ्लो सही है, बेस्ट है होस्ट कंट्री के लिए. कमर्शियल लोन्स, कमर्शियल लोन्स आप प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करेंगे, इंटरेस्ट रेट भी देंगे. ठीक है, तुम्हें कोई लोन ऑफर कर रहा है, ऐसे सोचो इसको. फिर आओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तुम्हारी होस्ट कंट्री में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फायदा होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है. करेक्ट, साथ ही साथ बिजनेस जो है वो भी बढ़ेगा. मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूं कि कौन कौन से सिचुएशन में क्या क्या होगा, फिर हम चूज करेंगे. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में होगा. एफडीआई में फिजिकल एसेट्स में होता है.
ठीक है, किसी कंपनी में पार्टनरशिप हो गया, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया। इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? फाइनेंशियल एसेट में। तो अगर कोई कंपनी जो है अच्छा कर रही है तो उसके फाइनेंशियल एसेट्स में लगाया जाएगा, बट अच्छा नहीं कर रही है तो इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से वापस भी जा सकता है। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज वेरी सिंपल, अगेन इट इज लोन। तो मैं तुमसे इसमें से कहूंगी चूज करो कि कौन सा बेस्ट है होस्ट कंट्री के लिए। तो वुडेंट दिस इज एन ऑब्वियस आंसर कि अगर तुम्हें ये पता भी नहीं था, मतलब यहां पर इन सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये भी पता है तो तुम्हें ये पता होने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या था, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। तुम्हें ये बस पता होने ये पता होने की जरूरत ही नहीं थी। तुम तब भी यहाँ पे आराम से करेक्ट आंसर बी पे आ सकते हो। अगेन तुमने आराम से समय देके इसको सोचा, समझा, अपने कॉन्सेप्ट जो है रिकॉल किए। अब तुमने रिकॉल कर लिया प्रॉपरली, अब उस पर तुम आंसर निकाल सकते हो। इसी नोट पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In the year 2001, Germany approved a 32 million credit to India. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2001 में जर्मनी ने 32 मिलियन का क्रेडिट दिया। किस लिए दिया है? अब यहां पर ये फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें किसी तरह का आपका कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ काम नहीं वाला। आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज फॉर ओशनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी है। इनमें से किसी से भी रेलेवेंट नहीं था। ये जो फंड दिया है जर्मनी ने वो ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए दिया है, ताकि हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर कर पाएँ, साइंटिफिक रिसर्च बेहतर कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ ओशनोग्राफिक स्टडी का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन पब्लिक फाइनेंस, अब देखो ये पब्लिक फाइनेंस से टैक्सेशन वाला क्वेश्चन भी था, ये भी पब्लिक फाइनेंस से है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके बाद continued high borrowing has kept the real interest rates high in the economy। हाँ जी, अगर आप कॉन्टिन्यूसली बोरो करते रहेंगे तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है, दैट मीन्स बेस ईयर के बेसिस पे जब हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं वो इकोनॉमी में हाई रहेंगे। अपवर्ड ट्रेंड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपका फिजिकल डेफिसिट दैट मीन्स आपकी बोरोइंग जो है एज कंपेयर टू जीडीपी हाई है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम अट्रैक्टेड रहेंगी, उन पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इवन दो ये क्वेश्चन 2002 का है, ये स्टेटमेंट जो है ये आज भी सही है। अभी रिसेंट बजट में 20% जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान और नॉन प्लान में तो हम नहीं करते हैं इसको क्लासिफाई, बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 20% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। दैट इज एप्लीकेबल ट्रू टुडे ऑल्सो। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पहली स्टेटमेंट थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की लाइबिलिटी दिखा रहे हैं कि मान लो $100 जो है हमें वापस करने हैं यूएस को, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि हिस्टोरिकली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सचेंज रेट रहा है दैट हैज़ बीन ऑन द एवरेज ऑफ 68। तो यूएस क्या ये पैसे ले लेगा? ऑब्वियसली हमारा एट प्रेजेंट इट इज लिंगरिंग समवेयर अराउंड 86। तो हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट नहीं, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट पे होगा। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग। ये टर्म्स तुम्हें समझ में आने चाहिए, बट ये जो है इससे जो कंक्लूजन निकला बेसिक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 2, 3 एंड 4 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो हाई बोरोइंग है जिससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिटर करेगी। फिजिकल जीडीपी जो है एडवर्सली इफेक्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो हैं वो करंट एक्सचेंज रेट पे दिखाई जाती है यूनियन बजट में, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट पे दिखाई जाती है, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे नहीं दिखाई जाती है। On this note, we'll come to the last question of today's session. Which one of the following authorities recommends
principles governing the grant in aid of the revenues to the states out of the consolidated fund of India. अगेन यहाँ पर आपका फैक्ट इन्वॉल्व है, बट इसमें करंट अफेयर का नहीं, स्टैटिक का फैक्ट इन्वॉल्व है. ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी भी सेक्शन में जा सकता है इजीली. द करेक्ट आंसर है इज फाइनेंस कमीशन. और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आज 2025, अगर आप पहले 2023 का पेपर उठा के देख लें तो भी पूछा जा रहा है. तो ये टॉपिक अभी भी पुराना नहीं है, स्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइनेंस कमीशन जो है वही रेकमेंड करता है कि कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे ग्रांट एंड एड्स रेवेन्यू के में से जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड के, किस बेसिस पे डेवल्यूशन होगा, यही काम है फाइनेंस कमीशन का. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए हो जाता है. फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन के? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताना, ग्रांट्स एंड एड बताना, फाइनेंशियल ट्रांसफर बताना, लोकल गवर्नेंस एटसेट्रा. On this note, we have concluded today's session. I hope you have understood the important topics that we have seen. Money and banking, 2 साल के questions हमने देखे. Money and banking prominent था. Finance, public finance जिसमें हम taxation, expenditure सब लेते हैं. External sector आपका एक important component and definitely current affairs. यहाँ पे छोटे क्वेश्चन जो है मैक्रो से और भी आते हुए देखें, माइक्रो का प्रोमिनेंस जो है हमें नहीं देखने को मिला है. आई होप इस सीरीज में आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूड क्वेश्चंस जो है रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे और हम समझेंगे कि कैसे हम बेस्ट पॉसिबल वे में प्री 2025 को हेड ऑन ले सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. फॉर मोर सच कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.